हाँ जी, तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स जो है केवल एक जॉइंट स्टॉक कंपनी, केवल तो नहीं कहेंगे, बट ड्यू टू इट्स हाई रिस्क एंड ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट दीज आर ओपन नॉर्मली बाय द जॉइंट स्टॉक कंपनीज। ठीक है, और जो अभी बिग बाजार क्या बताया था, किसने स्टार्ट किया हुआ ज़्यादातर, वो किसका है? फ्यूचर ग्रुप ऑफ कंपनीज का जो है ये बिग बाजार खोला गया है। और बाकी भी जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स आप देखते हो वो जॉइंट स्टॉक कंपनीज के रूप में ही ज़्यादातर खोले गए हैं। मॉल जो है, देखो मॉल में क्या होता है, एक सेंट्रलाइज्ड बिल्डिंग होती है, लेकिन बिल्डिंग में अलग अलग स्टोर्स होते हैं। हाँ, बिल्डिंग का अपना एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, वो बिल्डिंग के अंदर जो शॉप्स हैं वो किराए छोड़कर कैसे आऊँगी। हाँ, तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स की जो बात हमारी चल रही थी कि मॉल्स में क्या है, अपनी एक बिल्डिंग है। ठीक है ना, बिल्डिंग के अंदर बहुत सारी आपने देखा होगा शॉप्स होती हैं, और वो जो शॉप्स हैं वो अपने लेवल पर वर्क कर रही हैं। वहाँ पर भी कुछ सेंट्रलाइज सर्विस दी जाती हैं, लेकिन जो शॉप्स हैं वो अपने लेवल पर काम कर रही होती हैं और अपना उनका प्रॉफिट और लॉस होता है। वो शॉप्स आइदर परचेज होती हैं इन दैट बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स, वो एक कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर आपने देखा होगा अलग अलग ब्रांड्स की अपनी अपनी शॉप्स होती है। फैसिलिटीज़ वहाँ पर भी सारी हैं, शॉप हर तरह की हो सकती है, लेकिन हम उसको डिपार्टमेंटल स्टोर इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वहाँ पर सेंट्रलाइज्ड शेयरिंग ऑफ रिस्क नहीं है ना। जो डिपार्टमेंटल स्टोर है उसकी खास पहचान क्या है कि वो एक सिंगल ऑनर की रिस्क में चल रहा होता है। एक सिंगल ऑनर जो है, चाहे वो एक पर्सन हो चाहे वो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी हो, तो एक सिंगल ऑनर है, वो उसको अगर उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, सारा प्रॉफिट एंड लॉस वही शेयर कर रहा है, तो हम उसको डिपार्टमेंटल स्टोर बोलेंगे। ठीक है, मॉल में एक बिजनेस कॉम्प्लेक्स है, पूरी बिल्डिंग है, बिजनेस बिल्डिंग है, उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको कॉमन दिखाई दे रही हैं। सेंट्रलाइज वो पूरी बिल्डिंग एसी है, यानी वो कॉमन फैसिलिटी है, सब कुछ है, बट उसके अंदर डिफरेंट शॉप्स अरेंज्ड हैं विच आर ओन्ड बाय डिफरेंट बिजनेस ऑनर्स। अब डिपार्टमेंटल स्टोर्स की क्या पहचान है? एक ही बिल्डिंग भी सेम है, एक ही छत के नीचे हाँ, बहुत सारे सामान जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में सेग्रीगेटेड है। ठीक है, वहाँ पर और आपने क्या देखा, वहाँ पर काम कैसे होता है, पिकअप सेल्फ सर्विस बेसिस पर वो काम कर रहा होता है ना। अपने आप आपके सामने सारा सामान डिस्प्ले पर है और आप अपनी मर्जी से सामान पिकअप कर सकते हो। पिक करके फिर आपकी क्या होती है, बिलिंग होती है। तो इसका जो मेन क्या है, एम क्या है डिपार्टमेंटल स्टोर का, कि इट एम्स एट सेटिस्फाइंग प्रैक्टिकली ऑल द नीड्स ऑफ द कस्टमर अंडर वन रूफ। जैसे अगर हम वैसे मार्केट में जाते हैं तो क्या है, हमें एक चीज़ खरीदनी है तो हमें एक शॉप पर चढ़ना पड़ेगा, दूसरी चीज़ खरीदनी है तो उसमें हमारा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। लेकिन अगर हमें हर तरह का सामान एक ही रूफ के नीचे मिल जाए तो हमारा उसमें समय भी कम लगता है, टाइम भी कम लगता है, और हम लोग ज़्यादा क्विक डिसीजन ले पाते हैं। रादर जब हमें सेल्समैन उस सामान को दिखा रहा होता है तो हमें वेट करना पड़ता है कि वो हमें कब अटेंड करेगा, कब हम उस सामान को खरीदेंगे, है ना। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि डिपार्टमेंटल स्टोर जो है इंडिया में, जो इसकी डेफिनेशन है एवरीथिंग फ्रॉम अ पिन टू एलिफेंट, इस टाइप के डिपार्टमेंटल स्टोर्स हमारे यहाँ इंडिया में अभी पूरी तरह से एग्जिस्ट नहीं करते। कि 90% तो हैं कि आपको मतलब मोस्टली सारा सामान मिल जाता है, लेकिन फिर भी कुछ सामान ऐसा है जो अभी भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स में अवेलेबल नहीं होता। यहाँ ये थोड़े से उनके मिनिएचर रूप है। अब जैसे यहाँ ये लिखा हुआ सत्यवती डिपार्टमेंटल स्टोर हमारे कमला नगर में ही है, तो ये डिपार्टमेंटल स्टोर ये लोग लिख लेते हैं, बट वो जो डेफिनेशन के अकॉर्ड, इनको देखो उन लोगों ने भी अपना सामान तो डिपार्टमेंट में ही बांटा हुआ है ना। अब उन लोगों ने थोड़ी ना स्टडी की हुई है कि डिपार्टमेंटल स्टोर मीन्स कि वेयर फ्रॉम अ पिन टू एलिफेंट ही मिलेंगे, है ना। तो लेकिन उन्होंने क्योंकि अपना सारा सामान डिपार्टमेंट्स में सेग्रीगेट कर रखा है, अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट का अपना एक हेड है। आप देखते होंगे कि ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंटल स्टोर में सामान सिर्फ डिस्प्ले कर दिया, आपको कोई असिस्ट करने के लिए नहीं है। वहाँ पर आपको असिस्ट करने के लिए सेल्स पर्सन खड़े होते हैं, लेकिन वो सामान आपको शो नहीं करते।
सामान सारा डिस्प्लेड पर है, पर आपकी हेल्प कर सकते हैं आपके लिए प्रोडक्ट चूज़ करने में, है ना। तो इसलिए इसको हम डिपार्टमेंटल स्टोर, छोटा भी हो सकता है। अब आजकल आप देखोगे ज़्यादातर जो शॉप्स हैं, धीरे धीरे इंडिया का कल्चर चेंज हो रहा है ना। सारी शॉप्स क्या हैं, अब डिपार्टमेंटलाइज्ड ही होती जा रही हैं, है ना। जो थोड़ी सी भी लार्ज स्केल पर सेंट्रल मार्केट में शॉप्स जा रही हैं। आप अगर देखो तो जो हमारी ऑनलाइन जो वेबसाइट है, क्या आपको नहीं लगता वो भी अपने आप में एक वर्चुअल डिपार्टमेंटल स्टोर है ना। जैसे फ्लिपकार्ट है या अमेजोन की हम बात करें, तो दैट इज ऑल्सो अ वर्चुअल डिपार्टमेंटल स्टोर। वहाँ पर देख लो आप कैटेगरी डालते हो, तो आपको उसी कैटेगरी, फिर उसके अंदर सब कैटेगरीज करते हुए आपको सारा सामान उसी का दिखता है। आप उसमें अपने आप क्लिक कर सकते हो। फिर आप देखो उसमें छोटी सी कार्ट बनी हुई है ना। वो कार्ट क्या है, अगर हम फिजिकल डिपार्टमेंटल स्टोर में जाएं तो वो कार्ट है हमारे सामने, है कि नहीं। तो एक तरह से जो ऑनलाइन स्टोर से समझ लो वही चीज़ अगर आपके सामने, वो वर्चुअल है। जब वो फिजिकली अरेंज हो जाती है तो वो हम उसको डिपार्टमेंटल स्टोर्स कह देते हैं। ठीक है, इसके पास बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं बेटा, आपकी बुक में ही ये सब पॉइंट्स बने हुए हैं। ईच डिपार्टमेंट कन्फाइंस इट्स एक्टिविटी टू वन काइंड ऑफ प्रोडक्ट। हर डिपार्टमेंट में एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोडक्ट रखा होता है ना। डिपार्टमेंट फॉर टॉयलेटरीज, मेडिसन्स, फर्नीचर, ग्रॉसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लॉथिंग एंड ड्रेस मटेरियल, सब कुछ आपको एक ही स्टोर में मिलता है ना। वहीं से आप किचन के लिए अपने अप्लायंसेस भी उठा सकते हो, आप वहाँ पर किचन में बनाने का सामान भी उठा सकते हो, आप वहाँ से वेजिटेबल भी ले सकते हो, वहाँ से आप जो मर्जी जितनी भी आप चीज़ें चाहो, तो आपकी कम से कम 90% ऑफ नीड्स कैन बी फुलफिल्ड फ्रॉम वन स्टोर ओनली। ठीक है, और दे सेटिस्फाइड डाइवर्स मार्केट सेगमेंट्स विद अ वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपको वहाँ पर हर चीज़ की वेराइटीज़ भी बहुत ज़्यादा मिलती हैं। एक टाइप्स ऑफ गुड्स, मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ गुड्स एंड वैरायटी ऑफ गुड्स में अंतर होता है। टाइप्स ऑफ गुड्स मतलब अलग अलग तरह के गुड्स, वैरायटी ऑफ गुड्स मतलब उन्हीं गुड्स के डिफरेंट ऑप्शंस, डिफरेंट ब्रांड्स, हर रेट के, हर क्वालिटी के, कई क्वालिटीज़ वो आपको प्रोवाइड करवाते हैं। फिर डिपार्टमेंटल स्टोर इज़ अ लार्ज एस्टेब्लिशमेंट ऑफरिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा ये दोबारा आ गई क्या। A डिपार्टमेंटल स्टोर में प्रोवाइड ऑल फैसिलिटीज़। आप देखो जो ट्रू डिपार्टमेंटल स्टोर होगा, अब ये चीज़ हमें मॉल में नज़र आती है कि आपको वहाँ पर रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा, ट्रैवलिंग के लिए आपको वहाँ पर ट्रैवलिंग काउंटर्स भी होंगे जहाँ पर आप ट्रैवल के लिए फैसिलिटीज़ हो सकती हैं। इंफॉर्मेशन ब्यूरो, कोई वो ऐसा कोई इंफॉर्मेशन काउंटर भी होगा, टेलीफोन बूथ भी होगा, रेस्ट रूम्स भी होंगे। तो अब ये वाली जो चीज़ें हैं वो हमें आज इंडिया के जो ट्रू डिपार्टमेंटल स्टोर है उनमें नहीं मिलेगी, बट मॉल्स में मिल जाएंगी। तो हम मॉल्स को कह सकते हैं, बट दे आर, उन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस बनता है। ठीक है, तो आप उसमें नो लिखोगे। वैसे तो बताओ आपकी बुक में जो है ना मॉल्स का इन्होंने अभी डिस्कशन ही नहीं किया है, तो आपके लिए मॉल्स का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको केवल आपकी डाउट को दूर करने के लिए बता रही हूँ कि मॉल्स जो है आर हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द डिपार्टमेंटल स्टोर। वो टेक्निकली डिफरेंट है। अगर वैसे देखा जाए तो डिपार्टमेंटल स्टोर की वो डेफिनेशन पूरी कर रहे हैं, वहाँ पर भी अलग अलग शॉप को आप मान सकते हो, अलग अलग डिपार्टमेंट, बट वो टेक्निकली डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट ओन्ड बाय सिंगल पर्सन। Building is owned by a single person, but the departments are different types of specialty shops in under one roof. तो वहाँ पर ये सेंट्रलाइज फैसिलिटी लेकिन होती हैं। मैक्सिमम सर्विसेज आर टू बी प्रोवाइडेड टू हायर क्लास ऑफ कस्टमर्स फॉर हुम प्राइस इज ऑफ सेकेंडरी इंपॉर्टेंस। क्योंकि इसमें डिपार्टमेंटल स्टोर में ज़्यादातर क्या होता है कि प्राइस थोड़े प्रोडक्ट के हाई हो जाते हैं, वहाँ पर थोड़ा हाईली, वहाँ पर लोकल टाइप ऑफ जो प्रोडक्ट हैं, ठीक है, अनब्रांडेड प्रोडक्ट कम बेचे जाते हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट पैकेज्ड में बेचे जाते हैं ज़्यादातर, ताकि कस्टमर उनको ब्रांड की पहचान के अनुसार उठा सके। तो ज़्यादातर ये उन लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं जिनके लिए टाइम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन मनी, है ना। देखो कई बार होता है ना हमारे लिए टाइम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हम टाइम सेविंग चाहते हैं, और बेशक उसके लिए हमें थोड़ा हायर प्राइस पे करना भी पड़ सकता है। ठीक है, तो ये उनके लिए ज़्यादा। दीज स्टोर्स आर जनरली लोकेटेड एट अ सेंट्रल प्लेस। सेंट्रल प्लेस पर क्यों होते होंगे, क्योंकि इनको बहुत बड़ा हाँ जी, ज़्यादा कस्टमर्स को ये सेटिस्फाई कर सकें, और ये इनको एक प्लेस बहुत बड़ा चाहिए,
सेंट्रल प्लेस पर ये अब क्योंकि इनमें बहुत ये यूँ तो है नहीं कि छोटे छोटे एरिया में दुकानें छोटी छोटी तो है नहीं, बहुत ज़्यादा कैपिटल लगी हुई है, तो ये छोटे छोटे एरिया में तो खुल नहीं सकते, तो ये ऐसे एरिया में खोल दिए जाते हैं जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर कैन अप्रोच इजीली। जिस टाइप के कस्टमर्स को ये सर्व करना चाहते हैं उस टाइप के कस्टमर्स इन तक पहुँच पाते हैं। As the size of these store is very large, they are generally formed as a joint stock company। ये मैंने बताया ना, क्योंकि इनमें पैसा इतना चाहिए, रिस्क इतना ज़्यादा चाहिए कि ये जॉइंट स्टॉक कंपनी के रूप में ही स्टार्ट किए जाते हैं और वहीं पर एक जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है वो इनको मैनेज करता है। और अ डिपार्टमेंटल स्टोर कंबाइंस बोथ द फंक्शन ऑफ रिटेलिंग एज वेल एज वेयर हाउसिंग। रिटेलिंग मतलब कस्टमर से भी डील करा, और वेयर हाउस भी, इनके अपने वेयर हाउसेज होते हैं, वहाँ से ये सामान सेंट्रली परचेज करके वहाँ रखते हैं। जैसी कंडीशन में मैंने बताया, वेयर हाउस इज़ नॉट जस्ट अ रूम, इट इज़ अ फैसिलिटी विच प्रोटेक्ट्स द प्रोडक्ट फ्रॉम स्पॉयलेज ऑल्सो। कि कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसको कैसे एनवायरनमेंट में रखना है, किसी को कैसे रखना है, प्रॉपर अरेंज करके ये रखते हैं ताकि सामान ये ना हो ख़राब हो जाए, तो वो सब काम भी ये करते हैं। दे परचेज डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। ज़्यादातर ये होलसेलर खुद ही अपने आप में ही होलसेलर और रिटेलर दोनों का काम कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरर से होलसेल में ख़रीदते हैं और रिटेल में फिर कस्टमर को बेचते हैं। एंड ऑपरेट सेपरेट वेयर हाउसेज, और इनके अपने वेयर हाउसेज सेपरेटली होते हैं। दे हैव सेंट्रलाइज परचेज एग्रीमेंट्स। ये लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर जो होते हैं बड़े बड़े, उनसे परचेज एग्रीमेंट कर लेते हैं कि भाई हमारे लिए इतना माल आप बनाओ। वो इवन अपने कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट भी उनसे बनवा लेते हैं, कस्टमाइज्ड पैकिंग भी करवा लेते हैं, क्योंकि ये बड़ा ऑर्डर देते हैं मैन्युफैक्चरर को, ठीक है। तो ये कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट भी बनवा सकते हैं और उसकी पैकेजिंग भी कई बार ये करवा लेते हैं। ऑल द परचेजेज इन अ डिपार्टमेंटल स्टोर आर मेड सेंट्रली बाय द परचेजिंग डिपार्टमेंट। इसमें अपना एक परचेज डिपार्टमेंट होता है जिसका काम केवल मतलब अलग अलग मैनेजर्स होते हैं। तो परचेज मैनेजर्स को सभी ब्रांच के जो हेड्स हैं वो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट लिख कर देते हैं और वो परचेज मैनेजर सामान मंगवाता है, उसका स्टॉक रखता है और उसके अकॉर्डिंगली ब्रांचेस को इशू करता है, यानी वो पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करता है, ठीक है। जो सेल है वो डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज मतलब हर डिपार्टमेंट अपना अपना प्रोडक्ट सेल करता है। सेल करने का मतलब ये नहीं है कि बिल बनाता है, डिपार्टमेंटल अपना अपना सब उसके हेड उसको देख रहे होते हैं, उसकी सेल को देखते हैं और फिर इसके बाद सेंट्रलाइज बिलिंग होती है इसकी, ठीक है। अब देखो इसके एडवांटेजेस देखो, हो गया ना, आपको समझ में आ गया डिपार्टमेंटल स्टोर के टेक्निकल पॉइंट समझ में आ गए। वैसे तो आपने देख ही रखे होंगे, देख रखे हैं या नहीं आप लोगों ने, दोनों ने सब चीज़ें ऑनलाइन भी देखा हुआ है। अब तो आप समझ लो ऑनलाइन कोई आप मान लो वो वर्चुअल डिपार्टमेंटल स्टोर और एक आपने फिजिकल देखा हुआ है। हाँ जी, पहला है अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स। एडवांटेज यही है इसका कि बहुत सारे कस्टमर, क्योंकि सेंट्रल प्लेस पर है तो ये बहुत बड़े एरिया के कस्टमर्स की नीड्स को पूरा करता है। तो एज दीज स्टोर्स आर जनरली लोकेटेड एट सेंट्रल प्लेस। सेंट्रल प्लेस जैसे कि ऐसी जगह है, सेंट्रल प्लेस का मतलब ये नहीं है कि किसी ऐसे नाप का सेंट्रल प्लेस, ऐसी जगह जहाँ काफ़ी सारे कस्टमर अलग अलग एरिया के आ सके। जैसे अगर हम आप कमला नगर की बात करें, जहाँ आसानी से पहुँच सके। देखा होगा आपने अच्छा आप देखो जो ज़्यादातर जो बिग बाजार हैं वो नियर टू मेट्रो स्टेशन है। क्यों? कस्टमर्स ज़्यादा आ सकते हैं मेट्रो से फटाफट जो है, ठीक है। ऐसी जगह पर वो देखते हैं कि अब आपने देखा होगा एक एरिया में एक मान लो जैसे बिग बाजार तो क्या है एक्चुअली में डिपार्टमेंटल स्टोर भी है और अगला जो मैं अभी पॉइंट पढ़वाऊंगी आपको चेन स्टोर, ये वो भी है। लेकिन अगर मान लो एक ही डिपार्टमेंटल स्टोर है, अगर हम बात करें डीएलएफ मॉल की, साकेत में है, या सिटी सेंटर मॉल, कुछ ऐसे मॉल्स की है, जैसे अभी आपकी बुक में एक एल्बरेनी के नाम से कि बॉम्बे में है, मुंबई में एल्बरेनी, हाँ स्पेंसर्स हैं, ये ऐसे मॉल्स हैं, ये चेन स्टोर्स हैं बट उतने वाइडली नहीं फैले हुए। ये एक ऐसे एरिया में लोकेट कर दिए जाते हैं जहाँ पर चारों तरफ का कस्टमर आ सके, जिसकी एक्सेस जो है, अगर मान लो बिल्कुल हाँ हाँ तो ये एक ऐसे एरिया में जो है लोकेट कर दिए जाते हैं। जैसे मान लो सपोज कोई मॉल किसी ऐसे एरिया में, ऐसी जगह लोकेट कर दिया जाए जहाँ से एक साइड के कस्टमर को, एक तरफ तो बिल्कुल जंगल है और एक तरफ ही सारी पॉपुलेशन रहती है, तो क्या होगा,
मतलब उधर पूरे 3 तरफ के एरिया के लोग नहीं आ रहे, एक ही तरफ के एरिया के मान लो दूर तक फैला हुआ है, तो क्या होगा, कितनी दूर का कस्टमर नहीं पहुंच पाएगा। तो सेंट्रलाइज प्लेस होगा तो वो ऐसा होगा कि चारों तरफ के, देखो कस्टमर सामान खरीदने बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाता है ना, ऐसी जगह तो नहीं जाएगा कि जहाँ मैं 2 घंटे ट्रैवलिंग करके मैं सामान लेने जाऊँ, वहाँ तो मैं घूमने ही जाऊँगी। अगर मुझे परचेजिंग करनी है, मुझे शॉपिंग करनी है, तो मैं ऐसी जगह जाऊँगी जहाँ मैं आराम से पहुँच भी सकूँ, सामान लेकर आ भी सकूँ, कन्वीनियंस भी तो देखूँगी ना, ठीक है ना। अगर मेरे लिए टाइम मैटर करता है, मैं 3 घंटे ट्रैवल करके कहीं डिपार्टमेंटल स्टोर में सामान लेने नहीं जाऊँगी, तो क्या करेंगे, वो ऐसी जगह पर अपना स्टोर लोकेट करेंगे जहाँ पर कस्टमर रीजनेबल टाइम में और रीजनेबल एफर्ट से ज़्यादा कस्टमर आ सके, चारों तरफ से मतलब ऐसी जगह पर ये ना हो कि एक ही तरफ का कस्टमर आ रहा है, समझ गए। तो ये जो है सेंट्रल प्लेस पर होने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। और इसके बाद कन्वीनियंस इन बाइंग, क्या लगता है कन्वीनियंस है बाइंग में? कन्वीनियंस इन बाइंग इसका क्या मतलब है कि यहाँ से सामान कन्वीनियंट रहता है। एक तो हमको सारा सामान एक जगह मिल जाएगा, और दूसरा अगर हम जैसे राशन ले रहे हैं तो वो हमको तोल के देगा केजी पर, वहाँ पे ऑलरेडी पैकेट बने होंगे। हाँ जी बिल्कुल ठीक, एक तो आपको अपनी चॉइस का सामान मिल जाएगा, आपको अपनी ज़रूरत के अनुसार आप कंपेयर कर सकते हो सामान को, है ना। अगर देखो क्या होता है, अब आप देखो, एक तो आप ड्रेस लेने गए एक नॉर्मल शॉप से, तो आपको जो सेल्समैन है कितनी ड्रेसेस दिखाएगा, कुछ ही लिमिटेड दिखाएगा, फिर आपको कहेगा जी इसमें से कोई पसंद आ रही है तो आप रखो, है ना। लेकिन अगर आप वही ड्रेस लेने डिपार्टमेंटल स्टोर जाओगे तो क्या होगा, तो आप देखो जो यहाँ एक जो मेंटल प्रेशर में आ गए आप, वहाँ आपको मेंटल प्रेशर नहीं है, आप अपनी कन्वीनियंस से अपनी ज़रूरत के अनुसार सामान खरीद सकते हो, और सारा सामान क्योंकि एक ही जगह अवेलेबल है, तो आपको जो भी चाहिए आप एक साथ खरीद सकते हो, बजाय इस दुकान से उस दुकान पर जाने। फिर दूसरा यहाँ पर जो है क्लाइमेट का असर होता है ना, क्लाइमेट गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आपको वहाँ पर एक फैसिलिटी मिल गई, ठीक है। हालांकि वो उसका चार्ज करते हैं, नेचुरल बात है, हाई प्राइस के रूप में वो चार्ज करते हैं किसी ना किसी तरह, बट आपके लिए कन्वीनियंट है, तो इसमें कन्वीनियंस इन बाइंग है कस्टमर के लिए। देखो, बाय ऑफरिंग लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स अंडर वन रूफ, द डिपार्टमेंटल स्टोर प्रोवाइड ग्रेट कन्वीनियंस टू कस्टमर इन बाइंग ऑलमोस्ट ऑल गुड्स of their requirement at one place. As a result, the customer do not have to run from one place to another to complete their shopping. सारी चीज़ें एक जगह मिल जाएंगी तो वो कम टाइम में ज़्यादा शॉपिंग कर पाता है, साथ में अपनी ज़रूरत का सामान ले पाता है, ठीक है, अपनी जैसी उसकी चॉइस है उसकी अकॉर्डिंगली। हाँ जी। अट्रैक्टिव सर्विसेज, बताओ इसमें क्या पॉइंट हो सकता है अट्रैक्टिव सर्विसेज का? हाँ जी, वहाँ पर एक तो सामान का डिस्प्ले बड़ा अच्छा होता है, आपको सब चीज़ अवेलेबल होती हैं। फिर उसमें सर्विसेज और क्या है, जैसे आपको बताया रेस्टोरेंट हैं, होम डिलीवरी तो इनका वैसे अब धीरे धीरे चेंज आ रहा है ये चीज़ें। हाँ जी, वो सब चीज़ें भी चल जाती हैं, एडवांस बुकिंग वगैरह भी। फिर साथ में इन्होंने अपना जो है और आपको रेस्ट रूम की फैसिलिटी दे दी, एयर कंडीशन की फैसिलिटी दे दी जैसे, और या आपको जो है रेस्ट रूम्स वगैरह की फैसिलिटीज़ दे दी। तो इस तरह की जो सर्विसेज हैं, अब हम लोग क्या है, आप लोग भी, हम लोग जैसे जैसे हमारे यहाँ ये मॉल कल्चर आ रहा है, चाहे हालांकि मॉल्स जो हैं डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर कोई ज़्यादा सामान खरीदना हमें तो हम मॉल में चले जाएं या डिपार्टमेंटल स्टोर में इस तरह के चले जाएं, कि ताकि हमें वहाँ पर कन्वीनियंटली हम सामान खरीद सकें बिकॉज ऑफ देयर अट्रैक्टिव सर्विसेज, ठीक है। A departmental store aims at providing maximum services to the customers. Some of the services offered by it include home delivery of goods, एग्जीक्यूशन ऑफ टेलीफोनिक ऑर्डर्स, जैसे चल रहा है अब, ये तो अब हमारे यहाँ तो ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू ज़्यादा हो रहा है ये चीज़ें। ग्रांट ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज़, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो जाना, ईएमआई फैसिलिटीज़ वो दे देते हैं, ठीक है। एंड प्रोविज़न फॉर रेस्ट रूम, टेलीफोन बूथ्स वगैरह होने की वजह से यहाँ पर जाना जो है कस्टमर को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। इसके बाद इकोनॉमी ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशंस, ये बेटा हर उसमें आते हैं पॉइंट। लार्ज स्केल ऑपरेशंस के कारण इकोनॉमी होना, इसका क्या मतलब है, मैंने कई बार समझाया आपको, ऑपरेशंस के कारण इकोनॉमी। कि मैम अगर लार्ज स्केल पे कोई भी काम होगा, जैसे अगर लार्ज स्केल पे कोई भी प्रोडक्शन
नहीं बेटा, ये इकोनॉमीज ये नहीं होता, इकोनॉमीज का यहाँ पर मतलब है बचत, टाइम की बचत होती है, सामान कम हमें सस्ता पड़ता है। सस्ता भी पड़ता है, टाइम भी कम कंज्यूम होता है, क्योंकि अगर जैसे अभी आजकल बहुत सारी मशीन्स है तो उसमें अगर एक सिंगल पर्सन खुद से कोई चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो उसमें बहुत टाइम जाएगा। हाँ जी। जबकि मशीन से उतने ही टाइम में वो काम बहुत हाँ, ज़्यादा और वो पॉसिबल है जब आप लार्ज स्केल पर ऑपरेशन कर रहे हो तो इकोनॉमीज। अच्छा, और मैंने आपको क्या बताया था, लार्ज स्केल ऑपरेशंस के कारण बचतें क्यों होती हैं। देखो, एक तो हमें सामान सस्ता मिलने लगता है क्योंकि हम बल्क में रॉ मटेरियल बल्क में खरीद रहे हैं तो हमें डिस्काउंट मिल जाएगा, नेचुरल बात है। और वो लोग हमें प्रेफरेबली, जो सप्लायर है वो अपना बड़ा कस्टमर तो छोड़ेगा नहीं ना, वो बड़े कस्टमर को जो ह्यूज अमाउंट में सामान खरीद रहा है वो उसको पहले सर्व करेगा तो उसको सामान प्रेफरेबली मिलेगा, उसकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर भी मिल जाता है ना। फिर इनको, और इसको इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी मतलब बचत, ये बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं, इसकी वजह से इनको क्या बचत होती है, इनको लाइटिंग वगैरह, एक टाइप की लाइटिंग हालांकि बड़े हॉल में करनी है पर एक टाइप की लाइटिंग से पूरा हॉल अट्रैक्ट होता है। फिर एक कस्टमर एक चीज़ खरीदने आता है तो साथ में जब चीज़ें डिस्प्ले पर होती हैं कुछ एक्स्ट्रा और भी चीज़ें लेकर जाता है, ठीक है। अच्छा, एक ही एडवर्टाइजमेंट करो आप, सारी चीज़ों की एडवर्टाइजमेंट खुद, आपको सिर्फ अपने डिपार्टमेंटल स्टोर की एडवर्टाइजमेंट करनी है, उसके अंदर जितने भी प्रोडक्ट रखे हैं उनकी एडवर्टाइजमेंट अपने आप हो गई, है ना। तो आपको ये नहीं है कि अलग अलग शॉप के लिए अलग अलग एडवर्टाइजमेंट करनी है, ठीक है। फिर बिलिंग का रखो आप अलग, मान लो वो उतनी 25 दुकानों पर आप बिलिंग काउंटर बनाते, बिलिंग पर्सन रखते तो उसमें टाइम लगता, उसमें अलग अलग उनको सैलरी देनी पड़ती, अलग मशीनें हायर करनी पड़ती। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना सेंट्रलाइज होने की वजह से आपको एम्प्लॉयज़ की बचत होती है, एम्प्लॉयज़ की जो वेजेस हैं, सैलरीज हैं, उसमें आपको बचत हो जाती है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट में बचत होती है, लाइटिंग वगैरह का जो खर्चा है, सेंट्रलाइज एसी होने से क्या है कि आपको अलग अलग दुकान में अलग अलग नहीं इंस्टॉल करनी पड़ रही, बहुत सारी चीज़ें, वो सारी हमारी इसमें बचतें होती हैं, ठीक है। तो इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशंस होती हैं कि एज दीज स्टोर्स आर ऑर्गेनाइज्ड एट अ वेरी लार्ज स्केल, द बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशंस particularly in respect of purchase of goods are available to them। इन्होंने तो सिर्फ परचेज ऑफ गुड्स के टाइम बताया, मैंने इसके अलावा भी आपको बताया कि गुड्स परचेज करते तो वह होती है, लेकिन इसके अलावा इनको अदर जो ऑपरेशंस हैं वो भी बहुत सारे काम जो है कलेक्टिव हो जाते हैं, बजाय उनको सेपरेट अलग अलग दुकान में अगर हम उसको काम को करें, उन्हीं सामानों की अगर हम 40-50 दुकानें खोलकर अलग अलग दुकान में बेचें तो हमें हर डिपार्टमेंट के लिए आपको अलग बहुत सारे अरेंजमेंट से जो अलग करने पड़ेंगे, है ना। इसके बाद प्रमोशन ऑफ सेल, अभी जो मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट का बताया, आपको सेल प्रमोट, हाँ, एक सिंगल अपने डिपार्टमेंटल की स्टोर की एडवर्टाइजमेंट से पूरा स्टोर की जो सामान है वो सारा उसकी सेल प्रमोट हो जाती है। द डिपार्टमेंटल स्टोर्स आर इन अ पोजिशन टू स्पेंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मनी ऑन एडवर्टाइजिंग एंड अदर प्रमोशनल एक्टिविटीज़ विच हेल्प इन बूस्टिंग देयर सेल, ठीक है ना। उनकी जो है एडवर्टाइजमेंट में उनकी बचत होती है ना, इससे उनको मतलब बहुत सारा पैसा उनका बच जाता है। और देखते हैं, चलिए अब आ गई है इसमें लिमिटेशंस। एडवांटेजेस से आप सब एग्री करते हो कि हाँ ये बेनिफिट्स हैं, आपको कोई और एडवांटेज नज़र आता है, इसके अलावा आपको कुछ पॉइंट नज़र आता हो तो बताओ मुझे। टाइम में बचत होती है, कस्टमर को ये बेनिफिट है, बजट में मतलब बहुत ज़्यादा वो, हमारी नॉलेज बढ़ती है, इंफॉर्मेशन बढ़ती है, हमें क्या, देखो कई बार क्या होता है, हमें वहाँ जाकर प्रोडक्ट देखकर पता लगता है, कस्टमर एज अ कंज्यूमर, कि ये चीज़ अवेलेबल है मार्केट में। अच्छा, मुझे ये चीज़ की, देखो मैंने क्या आपको बताया कि हम एज अ कंज्यूमर क्या होता है, हम क्या करते हैं एज अ कंज्यूमर, जब हम होते हैं तो हम प्रॉब्लम के साथ जीने लगते हैं, कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, प्रॉब्लम चलती रहती है और हम उसको फेस करके उसके साथ साथ चलते रहते हैं। बताया ना ये पॉइंट बार बार मैंने आपको। एंटरप्रेन्योर कौन होता है, जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, हाँ, वो प्रॉब्लम को जीता नहीं है, वो सॉल्व करने की कोशिश करता है। अब चलो, उसने तो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, अब हमें एज कंज्यूमर कैसे पता लगेगा कि वो चीज़ अवेलेबल है, और अगर अवेलेबल है तो वो कैसे हमारी ज़रूरत को पूरा कर सकती है। आप बोलोगे मैडम एडवर्टाइजमेंट से, है ना। अब एडवर्टाइजमेंट में अब वो सामान हमें मिलेगा कैसे, आप ध्यान करो, जब कोई हम नई चीज़ खरीदने जाते हैं तो हमें एक हेजिटेशन होती है जब तक वो चीज़ हमारे सामने
मिल ना जाए, या तो हमें वो पूरी परफेक्टली पता हो, पर हम हमेशा एडवर्टाइज्ड प्रोडक्ट को भी जब वो हमारे सामने आता है तब हम उसे ख़रीदना प्रेफर करते हैं। तो जब हम डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं तो हमारी नॉलेज बढ़ती है, इंफॉर्मेशन मिलती है हमें नए नए प्रोडक्ट्स की, हम जो नई स्कीम्स वगैरह आ रही हैं उनका पूरा बेनिफिट उठा पाते हैं, पता भी चलता है और उनका बेनिफिट भी उठा सकते हैं, है ना। नहीं तो क्या होता है कि कहीं पर यूनिफॉर्मिटी ना होने की वजह से कई बार हम लोग इन चीज़ों से जैसे अगर हम डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं, जैसे अगर कुछ स्कीम्स वगैरह आते हैं कंपनी की तरफ से दैट इस पे इतना ऑफ हाँ है या बाय दिस गेट हाँ वही अगर हम नॉर्मल जनरल स्टोर से लेंगे तो वहाँ पे तो हमारे पास डिस्प्ले में नहीं है, डिस्प्ले हमें में पता ना ही होने नहीं की चलेगा। वही मैं कह रही हूँ ना कि बहुत सारी स्कीम्स का हमें हो सकता हमें है पता ही नहीं चलेगा पता कि ही ये ना चल ऑफ पाए। है हाँ या हाँ कोई बिल्कुल स्कीम ठीक, है। ठीक है ना। तो हमारे लिए भी ये बेनिफिशियल है। चलिए लिमिटेशन है पहली, लैक ऑफ पर्सनल अटेंशन। हाँ बताओ, पर्सनल अटेंशन, क्योंकि अब मैंने वैसे तो हालांकि इसमें हर डिपार्टमेंट को मैनेज करने के लिए सेल्समैन होते हैं जो हमें असिस्ट करते हैं, गाइड करते हैं, लेकिन वो लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते कि हम एक्चुअली में सामान खरीद क्यों नहीं रहे। हमारी मतलब हम उनसे अगर कोई असिस्टेंस चाहते हैं तो वो हमें असिस्टेंस देते हैं, लेकिन अदरवाइज अगर हम उनका सामान देखकर आगे चले जाएं तो वो हमसे ये नहीं पूछेंगे हाँ कि आपने क्यों नहीं खरीदा या हमारी क्या प्रॉब्लम रही, वो एक तरह से उनका भी कंसेप्ट ये होता है कि दे डोंट वांट टू हैव फोर्स बाइंग। जो दुकानदार के साथ जब हम सामान खरीदते हैं ना, उस जो मतलब जहाँ पर एक सेल्समैन बीच में आ जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है कई बार हम लोग फोर्स बाइंग करते हैं, यानी कि हम उसको पूरा वॉलेंटरीली नहीं खरीदते सामान को, थोड़ा सा हमारे ऊपर एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है कि हमें खरीदना चाहिए या खरीदना पड़ेगा, है ना। जबकि जो रिटेलिंग का जो हमारा जो मार्केटिंग कंसेप्ट कहता है कि द कस्टमर शुड बाय द प्रोडक्ट वॉलेंटरली, ठीक है, वॉलेंटियर बाइंग होनी चाहिए, फोर्स बाइंग नहीं होनी चाहिए। तो डिपार्टमेंटल स्टोर इस चीज़ पर काम करते हैं। तो देखो, बिकॉज ऑफ द लार्ज स्केल ऑपरेशन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड एडिक्वेट पर्सनल अटेंशन टू द कस्टमर इन दीज स्टोर। सभी कस्टमर्स को आप पूरी तरह से पर्सनल अटेंशन नहीं दे सकते। हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट, इनके जो है खर्चे, उसके हिसाब से इन्हें शोशा वगैरह में देखो, एक तरफ एफिशिएंसी थी क्योंकि हमें बड़े बड़े स्टोर्स हैं वहाँ पे, क्योंकि कोई मतलब हर डिपार्टमेंट की अलग टेंशन नहीं होती, तो सीसीटीवी कैमरास, बहुत सारी लाइटिंग, हाँ लाइटिंग्स वगैरह कस्टमर को अरेंज करने के लिए कुछ फ्री सर्विसेज भी इनको देनी पड़ती हैं एक्स्ट्रा, है ना। जैसे बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई स्पोर्ट्स रूम बनाना है, या कोई भी उन्हें डिफरेंट ट्रायल रूम्स वगैरह इन्हें बनाने पड़ते हैं, हाँ वो सब बनाने पड़ते हैं, उसमें खर्चा लगता है, ठीक है। तो एज दीज स्टोर्स आर मोर गिविंग एम्फेसिस ऑन प्रोवाइडिंग सर्विसेज, देयर ऑपरेटिंग कॉस्ट टेंड टू बी ऑन द हायर साइड। दीज कॉस्ट इन टर्न मेक्स द प्राइस ऑफ द गुड्स वेरी हाई, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो जो लोअर इनकम ग्रुप है उनके लिए तो फिर डिपार्टमेंटल स्टोर बियॉन्ड रीच हो जाता है ना, आउट ऑफ रीच हो जाता है। फिर हाई पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस, कि अगर मान लो डिपार्टमेंटल स्टोर पूरा का पूरा नहीं सेटिस्फाई कर पा रहा है कस्टमर की रिक्वायरमेंट को, तो वो पूरा का जितना भी सामान है, अगर देखो हमेशा क्या होता है, कस्टमर जब पहला प्रोडक्ट खरीद लेता है तो उसके लिए धीरे धीरे फिर अदर प्रोडक्ट खरीदना आसान हो जाता है। अगर उसे वो पहला प्रोडक्ट ही सेटिस्फाई ना करे तो वो रिपीट कस्टमर नहीं बन पाता, है ना। ऐसे डिपार्टमेंटल स्टोर से अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, या एक आधा प्रोडक्ट जो वो प्रेफरेबली लेने आया है, अगर उसको वही अवेलेबल नहीं हुआ तो वो एक्स्ट्रा शॉपिंग कर सकता था वो नहीं करेगा, है ना। तो ये वाली प्रॉब्लम है। तो इसमें जो है फिर लॉस होने, अगर मान लो डिपार्टमेंटल स्टोर की रेपुटेशन सही नहीं बनी, या ये बाई चांस ऐसे एरिया में लोकेट कर दिया गया बहुत सोच समझ कर भी कि यहाँ कस्टमर आएंगे बट एक्चुअली में नहीं आ पाते, इसमें पहले से इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वॉल्व हो जाती है कि लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैम इसमें एक साथ मतलब इतनी सारी चीजें रख देते हैं, क्योंकि अब और हर चीज एक टाइम के बाद मतलब आउट ऑफ फैशन भी हो हाँ जाती जी, है, इनके पास जो है वो जो प्रोडक्ट और है बहुत सारी चीजें एक्सपायर हो जाती है, बिल्कुल यूज ठीक, में नहीं रह पाती। इनका जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री होती है, इस वजह से इनके जो है चांसेस ऑफ लॉसेस, चांसेस ऑफ वेस्टेज, आउटडेशन वो बहुत ज़्यादा होता है, बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो इस वजह से एक साथ आउट ऑफ फैशन हो जाना, ये सब चीज़ें, और वो सब, या सामान के ऊपर ध्यान न देना, मान लो इन्वेंट्री मैनेजर है वो परफेक्टली एफिशिएंट नहीं कर रहा है, एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा, तो वो चीज़ें हैं, या आपका रॉन्ग डिसीजन हो गया किसी चीज़ को लेकर,
तो वो पूरे के पूरे डिपार्टमेंटल स्टोर की इमेज को ख़राब कर सकता है, जिसकी वजह से पूरा डिपार्टमेंटल स्टोर जो है लॉस में जा सकता है। फिर है इनकन्वीनियंट लोकेशन। अब जैसे वैसे तो हमने कहा ये सेंट्रल प्लेस पर होता है, लेकिन फिर क्या है, एक तरह से देखा जाए तो उसके लिए कस्टमर को स्पेशल एफर्ट्स तो करने ही पड़ते हैं ना, है ना। आप अगर मैं कई बार सोचती हूँ कि जो हमारे एरिया में जनरल स्टोर्स हैं, देखा जाए तो वो कुछ डिपार्टमेंटल स्टोर टाइप नहीं है। वो तो चलो हैं, इसके अलावा जो जनरल स्टोर है बस वो क्या है, वो वैरायटी नहीं देते, तो कस्टमर क्या करेगा, दो चार अगर वैरायटी की उसकी ज़रूरतें हैं भी तो वो अपने नियर बाय जनरल स्टोर से पूरी कर लेगा, है ना। तो उसके लिए मतलब कस्टमर को डिपार्टमेंटल स्टोर पहुंचने के लिए अपने एक स्पेशल टाइम लॉट बनाना पड़ता है, टाइम लॉट निकालना पड़ता है कि मैं इस टाइम डिपार्टमेंट, क्योंकि उसको वहाँ पहुँचने में थोड़ा टाइम भी लगेगा, उसको अरेंजमेंट्स भी करनी पड़ेंगी, कन्वेंस की अरेंजमेंट चाहिए, है ना, वहाँ से सामान कैरी करके लाना तो वो अरेंजमेंट चाहिए, है ना। तो वो सब चीज़ें देखते हुए कस्टमर के लिए कई बार ये इनकन्वीनियंट, कई बार ऐसे एरिया में हो गया वहाँ पर ट्रैफिक्स की प्रॉब्लम है, पार्किंग की प्रॉब्लम है मान लो, है ना। तो ये वाली जो है प्रॉब्लम भी डिपार्टमेंटल स्टोर के साथ बनी होती है, क्योंकि ये हर जगह पर नहीं खोले जा सकते, ये डिस्टेंस पर खोले जाते हैं, तो कुछ ही कस्टमर के ये बिल्कुल नियर बाय होते हैं, पर धीरे धीरे वो अदर कस्टमर से थोड़ा सा दूर ही होते चले जाते हैं, तो इसलिए ये प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो एज अ डिपार्टमेंटल स्टोर इज जनरली सिचुएटेड एट अ सेंट्रल लोकेशन, इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर द परचेज ऑफ गुड्स दैट आर नीडेड एट शॉर्ट नोटिस। हमें एकदम से कोई चीज़ चाहिए तो हम डिपार्टमेंटल स्टोर जाकर, और ये थोड़ा बहुत सामान चाहिए तो हम डिपार्टमेंटल स्टोर जाने की बजाय अपने नियर बाय स्टोर से ही सामान खरीदना प्रेफर करते हैं, ठीक है।